Now, good evening, students. Now, today we'll just start next topic, that is magnetic field due to long straight current carrying conductor. एक आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर फील्ड की क्या स्ट्रेंथ होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है. सो वी आर टेकिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई हमने लिया, ठीक है, and it consists of current I. Now we are interested to find out the field intensity at a point P, which is at a distance A from the wire. ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है जो करंट कंसिस्ट कर रहा है और इस पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस वायर की वजह से जो इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पर है. नाउ वी आर फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग द बायो-सावर्ट लॉ. सो फर्स्ट वी चूज अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ dn. एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इसमें चूज करेंगे, ठीक है. सो वी चूज अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ठीक है, ये लेंथ dl है, या इसका सेंटर पॉइंट O, और इस सेंटर पॉइंट O से जहां पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट जो है वो पॉइंट R डिस्टेंस पर है. क्या है ये पॉइंट P जो है वो R डिस्टेंस पर है एंड इट्स मेकिंग एन एंगल फाई. ये जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है. और ये करंट एलिमेंट इस पोजीशन वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा. क्या बना रहा है, थीटा. ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, और ये आपका 90 डिग्री. कितना है, 90 डिग्री. और इस पॉइंट से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है L. क्या दे रखी है, L. ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, Q ले लिया, ये PQ. तो O से Q तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, L दे रखा है. क्या दे रखा है, L दे रखा है. नाउ फर्स्ट वी डिटरमाइन द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट. सो मैग्नेटिक फील्ड at point P due to small current carrying element. क्या होगी, dV, और dV is equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. मैंने R क्यूब नहीं लिया क्योंकि थीटा ही है, क्योंकि ये R और ये DL इसके बीच का एंगल थीटा ही है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. यहां तक समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल OQP, ट्राइंगल OQP. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180. सो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है, 90. तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा हो गया साइन 90 माइनस फाई. कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो ये हो गया कॉस फाई. तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस फाई. हम ये सारा रीअरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थीटा जो है ये पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट के साथ बना रहा है, जबकि
ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ए, ये कितना एंगल बना रहा है 5। तो अब हम जितने भी रीअरेंजमेंट करेंगे वो 5 के टर्म्स में करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले किसको चेंज किया, साइन थीटा को कॉस फाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस ए है, पी से क्यू का डिस्टेंस ए, पी से ओ का डिस्टेंस आर, और पी से ओ का डिस्टेंस और ओ से क्यू का डिस्टेंस जो है, ओ से जो क्यू का डिस्टेंस है वो क्या है, एल। क्या है, एल। तो सबसे पहले हमारे को क्या चेंज करना है, डीएल और आर को चेंज करना है। तो आर और ए के अंदर क्या रिलेशन बनेगा, आर और ए के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में क्या रिलेशन बन सकता है। देखिए ये एंगल लेना है 5, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हमने इसी ट्रायंगल के अंदर क्या लिया, cos फाई की वैल्यू a बाय आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो r की वैल्यू हो गई a अपॉन cos फाई, तो r की वैल्यू हो गई a sec फाई। तो r स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। ये मेरा, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब तीसरा अरेंजमेंट क्या किया, मुझे डीएल को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ फाई। तो मैंने क्या लिया, एल और ए में रिलेशन, एल और ए के अंदर रिलेशन फाई के टर्म्स में। तो एल है आपका परपेंडिकुलर, ए है बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एल बाय ए। तो एल की वैल्यू हो गई a tan फाई। एल की वैल्यू क्या हो गई, a tan फाई। क्या हो गई, a tan फाई। अब इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। और ये मेरी इक्वेशन हो गई 3rd। मैंने 3 रीअरेंजमेंट किए, साइन थीटा को लिख दिया cos फाई, r स्क्वायर को लिखा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, और dl को रिप्रेजेंट किया a sec स्क्वायर फाई d फाई। ये तीनों चीजें समझ में आए। ठीक है, तो अब ये तीनों अरेंजमेंट मैं यूज कर रहा हूं। देखिए ये मैंने एक इरेज किया, ये इरेज किया, ये इरेज किया, ठीक है, और ये तीनों वैल्यू यहां रखी। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह रखा a sec स्क्वायर फाई d फाई, साइन थीटा की जगह रखा cos फाई, और r स्क्वायर की जगह रखा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। ठीक है, तो sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई गया, a से a गया, सिंपल बचा cos फाई। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a cos फाई। ये मेरा क्या आ गया, dB का वैल्यू। dB कितना आ गया, म्यू नॉट आई 4 पाई a cos फाई। cos फाई d फाई, सॉरी cos फाई d फाई। अब मुझे क्या करना है, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अब पूरे वायर की वजह से निकालना है। तो ये लिमिट हम ये इसका एक एंड, ये इसका सेकेंड एंड। ठीक है, हमें कहां से कहां लेना है, इस एंड से इस एंड, सॉरी यहां से ऐसे लेके जाना है, यहां से यहां, ये आपका एंगल फाई 2, और यहां से यहां ये एंगल फाई 1। देखिए इस बाउंड्री से हम यहां जब जा रहे हैं, इस पोजीशन यहां पर, इस पोजीशन वेक्टर पे यहां पे ये जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज। तो ये एंगल हो गया फाई 1। तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, यहां से लेकर यहां तक गए,
ये एंगल हमने ∅1 लिया, तो ∅1 हमारा नेगेटिव होगा, और यहां से यहां जब आ रहे हैं तो ये एंगल है ∅2, तो ये एंगल हमने क्या लिया, पॉजिटिव। तो टोटल फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB माइनस ∅1 टू प्लस ∅2। माइनस ∅1 क्यों लिया, समझ में आया? देखिए आप क्या जा रहे हैं, ये आपका बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से आपको यहां तक जाना है, तो कैसे रोटेट करेंगे आप, क्लॉकवाइज रोटेट होंगे ना। इस पॉइंट से यहां कैसे जाएंगे आप, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, और यहां से यहां जब आ रहे हैं, ऊपर वाले एक्सट्रीम पॉइंट से जब आ रहे हैं, तो कैसे कैसे आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप देखिए म्यू नॉट आई 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई लिमिट माइनस ∅1 टू प्लस ∅2। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई माइनस ∅1 टू प्लस ∅2। तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ∅2 प्लस साइन ∅1। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन, माइनस का ∅1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। Is it clear? समझ में आया? ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर दो स्पेशल केसेस हैं। क्या है, दो स्पेशल केसेस। अब पहला स्पेशल केस क्या है, ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल में इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल केस आपको यूज आएगा। ठीक है, अब पहला स्पेशल केस क्या है कि ये जो कंडक्टर एक्स वाई है ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का, क्या हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का। इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइट लॉन्ग एंड पॉइंट पी लाइज नियर द मिड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब ये एक्स वाई जो है ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए और पॉइंट पी जो है वो इस वायर के मिडल ऑफ द वायर आ जाए, मिडल ऑफ द कंडक्टर वायर आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, आपका ∅1 और ∅2 दोनों क्या हो जाएंगे, π/2। यदि दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ के हो जाए और ये पॉइंट P जहां मिड ऑफ द वायर आ जाए ऐसे सेंटर में, तो ये दोनों क्या करेंगे, पॉइंट ये भी π/2 बनाएगा और ये भी π/2 बनाएगा। तो ∅1 और ∅2 दोनों क्या हो जाएंगे, π/2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। जब आपका कंडक्टर वायर इनफाइनाइट लेंथ के हो जाए, दोनों एक्स और वाई जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे चले जाए और जो पॉइंट पी है दैट इज नियर द मिडल ऑफ द कंडक्टर। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है,
कि आपका जो कंडक्टर एक्स वाई है इट हैज अ इनफाइनाइट लॉन्ग बट पॉइंट पी इज लाइज नियर टू द आइदर एंड वाई और नियर द एंड एक्स। या तो पॉइंट पी क्या हो जाए, यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, या फिर पॉइंट पी यहां पर हो जाए, या तो पॉइंट पी यहां हो जाए या पॉइंट पी यहां हो जाए। तो जिस एंड पे भी होगा, जैसे पॉइंट पी यहां पर हुआ तो इस पॉइंट पर वो क्या बनाएगा, पॉइंट पी सपोज नियर टू द एंड एक्स, मतलब पॉइंट पी यहां, जैसे यहां इसके पैरेलल है, यहां है, या फिर इसके पैरेलल ऐसे, मतलब ऐसे बना रहा है। पॉइंट पी या तो इस एंड के नियर है या फिर इस एंड के नियर है, मिडल पे नहीं है। तो यदि एंड एक्स पर यदि है तो फाई 1 0 हो जाएगा, और एंड वाई पर है तो फाई 2 0 हो जाएगा। तो उसमें से कोई एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, 0, और एक हो जाएगा 90। तो सेकंड केस में क्या हुआ कि फाई 1 मैंने, जैसे पॉइंट पी यहां पर है तो फाई 1 मैंने 0 ले लिया, फाई 2 90 ले लिया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 0 प्लस साइन 90। तो ये तो 0 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। इज इट क्लियर? एक्सप्रेशन समझ में आया? दोनों स्पेशल केसेस समझ में आए? वंदन, ठीक है। ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे होगी। तो यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है स्ट्रेट वायर की वजह से, तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसके लिए आप पहले भी 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक लॉ पढ़ चुके हैं, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो न्यूज ईएमएफ के लिए है राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो क्या बोलता है, इफ यू होल्ड अ स्ट्रेट current carrying conductor in your right hand, thumb indicate the direction of current, then curling of fingers indicate the direction of magnetic field है। जैसे ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, ये XY है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बन जाएगा। यदि करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, और यदि करंट नीचे है तो ये थंब नीचे की डायरेक्शन है, रोटेशन ऑफ फिंगर कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्लॉकवाइज हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। सो इफ आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस, तो ग्राफ इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। इज इट क्लियर? So that is the strength of magnetic field and the direction of magnetic field due to the long straight current carrying conductor. Any doubt in this part? Anyone? किसी को कोई डाउट? पक्का?
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इतने जो भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से, तो उन बायो-सैवर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है